जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जिंदगी में एक उम्र होती है जब जुनून क्या होता है, सर पर बहुत होता है। अगर वो उम्र बीत जाती है दोस्तों, तो बाद में मेहनत करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज आपको जो समय है दोस्तों, उस समय का लाभ उठा लो। अगर आज नहीं लाभ उठा पाए दोस्तों, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप चाह कभी कुछ कर नहीं पाओगे दोस्तों। मैं आपको इसलिए बातें कर रहा हूं दोस्तों कि हमारे इस समय में एक होता है कि हम कुछ करने की चाहत रखते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको सब कुछ को साइड में रखते हुए दोस्तों ये सब करना पड़ेगा। आपकी सफलता प्राप्त करने के लिए सब करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक कहावत है कि आपको पूरी बात है कि आप जानते हैं कि जब हमें छोड़ दिया जाता है तो हमें केवल पढ़ने पर छोड़ दिया जाता है, तो हमें पढ़ाई करना चाहिए दोस्तों। कभी भी अपने लक्ष्य से भागना नहीं चाहिए दोस्तों। लक्ष्य से यदि भाग जाएंगे दोस्तों, तो आप उस लक्ष्य को भागकर कितना दूर भागना चाहेंगे, कभी प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। चलिए, आज हमारा जो संविधान चल रहा था सेशन, उसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा संविधान चल रहा था, देखो दोस्तों, संविधान संविधान में हमने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। एक भारत का महान न्यायवादी होता है, भारत का महान न्यायवादी, भारत का महान न्यायवादी। देखिएगा ध्यान से, जो भारत का महान न्यायवादी होता है दोस्तों, भारत के महान न्यायवादी का जो वर्णन है अनुच्छेद 76 में है। इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में। और भारत के जो महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति जो करता है, कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। जो भारत का महान न्यायवादी होता है दोस्तों, देखो क्या होता है, भारत का जो महान न्यायवादी दोस्तों है, ये एक प्रकार से होता नहीं है कि किसी का किसी से पटता है। गांव घर में देखे होंगे कि गांव घर में एक दूसरे से लोगों से बहुत पटता है, तो क्या करता है, बार बार दूसरे के मत में जाकर बोलता है कि तुम ऐसे करो वैसे करो, तुमको ये करने का अधिकार है। किसी का बंटवारा होता है तो ये पहुंच जाता है पहले से व्यक्ति और कहता है कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन जब बात उससे पूछी जाती है कि ये बात बताओ भाई, तुम इसकी तरफ से बोल रहे हो, क्या तुम इसके घर वाले हो, तो कहते हैं कि नहीं, मैं इसे घर वाला नहीं, मैं इसे सजेशन दे रहा था। ठीक उसी तरह महान न्यायवादी का काम होता है दोस्तों। ये होता क्या है, जो भारत का महान न्यायवादी है, भारत का महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी को सदन के, देखिए किसी भी सदन में, भारत के महान न्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का नहीं, मत देने का नहीं। मतलब ये क्या कर सकता है, दोनों सदनों में बोल सकता है, लेकिन अगर मत यानी कि मताधिकार की बात आएगी तो ये मत दे नहीं सकता है दोस्तों। बात समझे दोस्तों, बात समझे दोस्तों। जो भारत का महान न्यायवादी होता है, ध्यान समझना, जो भारत का महान न्यायवादी को राज्य के किसी क्षेत्र में न्यायालय के अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब ये होता क्या है, अधिकार प्राप्त होते हैं, कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझना दोस्तों। जो कहने का मतलब ये अधिकार प्राप्त होते हैं, मतलब जो गांव का देखे होंगे मुखिया जो होता है, मुखिया करता क्या है, जाके दोनों लोग को क्या करता है, समझाता बुझाता है। ठीक उसी प्रकार महान न्यायवादी क्या करता है,
दोनों सदनों में जाकर बोलता है और कहता है कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन बाद में पूछा जाएगा उसको क्या आप इसके घर वाले हैं, तो कहते हैं घर वाले नहीं है। उसी प्रकार महान्यायवादी को, महान्यायवादी का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ज्यादातर ये आता है कि भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद कौन सा है, 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा जो राष्ट्रपति होता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और पूछता है कि भारत महान्यायवादी को, भारत महान्यायवादी क्या है, उसे मत देने का अधिकार है सदन में, तो मत देने का अधिकार नहीं है, उसे बस बोलने का अधिकार है। इतने पॉइंट भी आपका आता है एग्जाम में। अभी तक तो दो ही आपके एग्जाम में आए हैं, पहला ये अनुच्छेद वाला और एक नियुक्ति वाला। बात समझे दोस्तों। लेकिन जो आज हमारा जो टॉपिक है, ये जो संविधान में जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है संसद। जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों संविधान में, उस संविधान में हमारा आज का टॉपिक क्या है दोस्तों, संसद, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में आज पढ़ेंगे हम। पार्लियामेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी पार्लियामेंट बारे में हम पढ़ेंगे। जो पार्लियामेंट का जो वर्णन है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 79 में है। किसमें है, 79 में। और जो पार्लियामेंट है ये 3 लोगों से मिलकर बनता है दोस्तों। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 क्या, राज्यसभा, और तीसरा आपका है लोकसभा। इन 3 से मिलकर हमारे संसद का निर्माण होता है। और संसद का निर्माण होता है तो आप देखना ध्यान से, तो जानते हैं कि अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 52 में हमारे राष्ट्रपति का पद का वर्णन है, और राज्यसभा का जो है अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, और इसका अनुच्छेद 81 में वर्णन है। आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि जो हमारा संसद है, संसद और पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का वर्णन अनुच्छेद 79 में है, और पार्लियामेंट 3 तत्वों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, राज्यसभा पद का अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का अनुच्छेद 81। तो हम ये सब टॉपिक में, मैंने ये आपका जो टॉपिक है राष्ट्रपति को हमने पढ़ा दिया था, और राष्ट्रपति को पढ़ाने के बाद आज हमें क्या पढ़ना है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। यानी कि जो संसद होता है, अगर हम बात कर सकते हैं तो देखना ध्यान से, मेरा कहने का मतलब क्या है, भारत की व्यवस्थापिका को, व्यवस्थापिका को, व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। आपका जो संसद है दोस्तों, मैंने व्यवस्था का मतलब इसके व्यवस्थापका का, व्यवस्था का जो कार्यभार किसमें होता है, संसद में होता है। और संसद में देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति क्या होते हैं, वहां पर बैठे रहते हैं, अर्थात इन सभी के सदस्य वहां पर बैठे रहते हैं। लोकसभा में देखते हैं कौन था, मैंने बताया था जो लोकसभा में आपका कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, राज्यसभा में यानी कि राज्य से संबंधित होते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और ये आपके इससे संबंधित राष्ट्रपति खुद अपने में एक सेना नायक का काम करता है। तीनों सर्वोच्च यानी तीनों सेना नायकों का जो मालिक यानी कि जिसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और लोकसभा में मैंने बताया था कि लोकसभा का जो कार्यभार संभालता है मुख्य रूप से प्रधानमंत्री होता है, और राज्यसभा का जो मुख्य रूप से आपको मैंने क्या बताया था, राज्यसभा में आपकी पूरी कंडीशन राज्य की होती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों, जिसमें हम स्टार्टिंग क्या करेंगे, राज्यसभा को दोस्तों। इसको स्टार्टिंग करेंगे राज्यसभा का। स्क्रीनशॉट लो तुरंत, तुरंत मैं आपको आगे पढ़ाऊं। समझ में आ रही बातें दोस्तों, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो हमारा जो अब पढ़ना है दोस्तों, किसको पढ़ना है अभी मैंने बताया। अगर पॉइंट में एक याद रखना है, इसे हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन। इसे क्या बोलते हैं, आपका निम्न सदन। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन।
ठीक है। अभी मैं इसके बारे में पूरा पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग जो डालना है दोस्तों, ये हेडिंग डाल लीजिए आप राज्यसभा। क्या पढ़ेंगे हम? राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा आपका वर्ण। राज्यसभा में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान समझना। जो राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा, मैंने अभी बताया आपका कि जो राज्यसभा का वर्णन है अनुच्छेद कितने में दोस्तों, अनुच्छेद 80 में। इसे किस सदन के नाम से जाना जाता है? उच्च सदन के नाम से, या द्वितीय सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सा सदन? द्वितीय सदन। ठीक है। अगर मैं पूछ दूं दोस्तों, इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या, सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है दोस्तों, वो 250 होती है। लेकिन वर्तमान समय में, लेकिन वर्तमान समय में सदस्य कितने हैं? लेकिन जो वर्तमान समय में सदस्य हैं दोस्तों, वो आपके 245 है। और 245, जो 245 में 233 जो होते हैं, 233, 28 राज्य इस समय है ना हमारे, 28 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? दिल्ली और एक है पंडुचेरी, पंडुचेरी। जो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे इन 233 सदस्य के क्या होता है? चुनाव होता है, चुने जाते हैं। किससे? 28 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन जो 12 सदस्य होते हैं दोस्तों, जो 12 सदस्य बच रहे हैं, इनका मनोनयन होता है। मनोनयन का मतलब मनोनीत किए जाते हैं। किससे मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों? जो मनोनीत किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसको अब क्या कर दिया गया? लगभग हटा दिया गया है। बात को समझिए। और ये जो 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, इनको एक क्या होता है? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में निपुण रहेंगे, यानी कि निपुण रहेंगे, तभी इनका चुनाव होगा। यानी कि इनमें जो विशेष तरह से क्या रखते हैं आपको दोस्तों, पूरा विशेष एकदम रखें। ऐसा नहीं कि लल्लू पंजू किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको राज्यसभा में पूरी कंडीशन इतनी होनी चाहिए। और यह ध्यान रखना, जो इसका कार्यकाल होता है, कार्यकाल किसका? सदस्य का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, ये 6 वर्ष का होता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। ये पॉइंट आपको पूरी कंडीशन होगी। चलो दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर बात समझ में आ रही है दोस्तों, तब तुरंत क्या करिए? लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों। ये बात समझ में आई दोस्तों? चलो इसे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। इसमें कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना। मिटा दूं यहां तक? चलो इतना पॉइंट आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मेरा कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, यहां देखना मैं क्या बताना चाहता हूं, ध्यान रखना। मैंने बताया कि इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? 6 वर्ष होता है। यह एक अस्थाई सदन है, यह एक अस्थाई सदन है। अगर आपसे पूछेगा कि ये कैसा सदन है, तो अस्थाई सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो जो राज्यसभा, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। देखो दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष पर
प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों को चुना जाता है और हटाया भी जाता है। मतलब ये क्यों ऐसा होता है कि देखो, जब प्रत्येक 2 वर्ष पर 3 सदस्यों को चुना जाता है और हटाया भी जाता है, ये प्रोसेलिटी इसकी है। ध्यान देखना, अगर राज्यसभा में अब कम से कम एक वर्ष में कम से कम राष्ट्रपति, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, राष्ट्रपति राज्यसभा को 2 बार आहूत कर सकता है। आहूत का मतलब बुला सकता है, कर सकता है दोस्तों। इस पॉइंट को, पूरी पॉइंट को क्या करना दोस्तों, याद रखना है, यानी कि कब क्या होता है, इस पॉइंट को आपको क्या करना होगा, पूरे तरीके से याद करना होगा दोस्तों। समझ में आ रही है बातें दोस्तों? समझे दोस्तों कि नहीं? मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि 2 बार, मतलब 2 बार का कहने का ये मतलब, ध्यान देखना दोस्तों, मैं 2 बार जो लिखा उसका कहने का मतलब क्या है कि जब बैठक होगी, बैठक अंतिम या प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये इसका कहने का मतलब है दोस्तों। यानी कि जो राष्ट्रपति है, इसकी बैठक 2 बार आहूत कर सकता है। अगर इसकी पॉइंट को अगर समझना चाह रहे हो तो एक पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूं। एक लड़के का कमेंट आया है कि सर कैसे हो गया, मतलब इसका, मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या करते हैं, सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को चुना जाता है, नए सदस्यों को चुना जाता है। बात समझे दोस्तों? ये प्रोसेलिटी राज्यसभा की पूरी आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ऐसे होगा, एग्जाम क्रैक करना है तो आपको दोस्तों पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहां से ट्रिक मार दिए, ट्रिक मारते हुए कुछ लड़के ऐसे करते हैं क्या कि जाते कुछ पढ़ते उड़ते नहीं है, साल भर करते क्या है, यहाँ से जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करूंगा, इस पर ट्रिक मार दूंगा, चलो जय सिया राम, अंगल मंगल वंगल कुछ कर क्या करते हैं, ट्रिक मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि तुक्का मार देंगे सही हो जाएगा, तुक्का वाला सिस्टम गया, अब जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। तो राज्यसभा की कंडीशन पूरी थी, मतलब राज्यसभा के ये सदस्य में इतना मैंने बताया। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आज उसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी जानना तो जरूरी है दोस्तों कि यानी कि राज्यसभा का सदस्य कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। इतनी पॉइंट मैंने बताया, याद हुआ कि नहीं? इस पॉइंट को आप याद रखना कि एक अस्थाई सदन होता है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर इनके अवकाश ग्रहण करते हैं और क्या उसके स्थान पर नए होते हैं, और कम से कम 1 वर्ष में राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा को 2 बार आहूत कर सकता है, यानी कि बैठक बुला सकता है जिसमें 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। बात समझे? स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, पूरा लो स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया दोस्तों, ध्यान देखना, मैं इसे हटाता हूं। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है दोस्तों? देखो, पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एकदम कंफर्म हो गए, जैसे रट लो एकदम।
वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट, 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरा पॉइंट, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। पद पर न हो, लाभ का पद मैंने बताया था, पढ़े हुए पिछले क्लास में याद होगा। वह दिवालिया ना हो, दिवालिया या पागल न हो। वह जिस क्षेत्र से संसद प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व, वह जिस क्षेत्र से संसद प्रतिनिधित्व कर रहा हो उस क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। मतदाता होना चाहिए। ये प्रोसेलिटी आपके अगर अंदर है तो आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं दोस्तों। इसमें दो चीज याद है, दिवालिया का मतलब क्या होता है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं, दिवालिया का मतलब ये होता है अय्यास नहीं होना चाहिए, अर्थात मानसिक बीमारी से दूषित ना होना चाहिए, अर्थात पागल ना होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आवाज तो क्लियर है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप क्या है कि आप रंगरलियां मना रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम एमएलए यानी सांसद बन जाएं, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बन जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज के देख रहे सीजन क्या होता है, कुछ और ही हो गया है। अधिकतम देखे जाता है कि एक मुकदमा आप पर लिख दिया जाता है दोस्तों, तो आप क्या होते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो कातिल मुलजिम होते हैं वो क्या बनते हैं, नेता बनते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये है हमारा संविधान, ठीक है। इनके पे भी ऊपर तो बंदिश लग जाए तो समझ में आए कि नहीं कि क्या होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें बंदिश तो लग पाएगी नहीं, तो सोचते हैं जैसे भी होता है वैसे कर लिया जाए। तो ये हमारी योग्यता है, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता ये होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह दिवालिया पागल ना हो, वह जिस क्षेत्र संसद प्रतिनिधित्व कर रहा हो उस क्षेत्र मतदाता ना चाहिए, इस क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, इस क्षेत्र मतदाता होना जरूरी है उसको। बात समझ में आई दोस्तों। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट मारो तुरंत। चलो चलिए हो गया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब जानते हैं यहाँ पर कि जो एक सभापति होता है, और सभापति कौन होता है, जो सभापति कौन होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापति होता है, कौन होता है, सभापति होता है। अब ध्यान से रखना, जो भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की पदेन का सभापति होता है, और इस समय जो राज्यसभा यानी कि सभापति कौन है, जगदीप धनखड़ जो है वो सभापति हैं, जगदीप धनखड़। यही हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति है। देखिएगा ये उपराष्ट्रपति है। जिस प्रकार सभापति होता है उसी प्रकार हमारा क्या होता है, उपसभापति होता है। अर्थात जब उपराष्ट्रपति क्या हो, किसी वजह से क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, तो उस पर क्या करता है, उपसभापति आपका क्या करता है दोस्तों, आपको पूरे कार्य को संभालता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर करना क्या है, फोन किसका आ गया यार, चलिए किसी का भी हो हमें से। तो उसी प्रकार एक उपसभापति होता है, और उपसभापति कौन है, ध्यान रखना,
हरिवंश राय जो है, हरिवंश राय सिंह है जो इसके क्या है, उपसभापति है। हरिवंश राय सिंह, हरिवंश राय सिंह। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो उपसभापति का यानी कि राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ अर्थात उपराष्ट्रपति कहा जाता है, और उपसभापति हरिवंश राय सिंह। इसमें दो चीजें और भी होती हैं, एक सदन का नेता और एक विपक्ष का नेता। तो जो सदन का नेता इस समय है, ध्यान से देखना दोस्तों, सदन का नेता जो है कौन है, हमारे सदन के जो नेता है पीयूष गोयल है। अब पीयूष गोयल है, जानते हैं पीयूष गोयल, ये क्या है, पीयूष गोयल जो बीजेपी से है, बीजेपी पार्टी से संबंधित रखते हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी से क्या करते हैं दोस्तों, संबंध रखते हैं। आपको ये पॉइंट आना चाहिए, ये नहीं कि आपको पूरी पॉइंट ये अगर याद है तो समझो क्या हो जाता है, पूरा ये आपका याद हो जाता है। इनके पॉइंट में ये हरिवंश नारायण सिंह है, यहाँ पर नारायण लिख देना, नारायण सिंह, ठीक है, नारायण सिंह। और यहां पर पॉइंट ये ध्यान देना है, जो विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता कौन है, तो वर्तमान समय में जो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, यानी कि मल्लिका अर्जुन खड़गे, ये पॉइंट ये विपक्ष के नेता है। ये सभापति में आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और सभापति इस समय कौन है, जगदीप धनखड़, क्योंकि उपराष्ट्रपति यही है। उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है। सदन का नेता कौन है, पीयूष गोयल है। और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। ये पॉइंट आपको सभापति में याद रखना है दोस्तों, और सभापति के दौरान आपको ये पॉइंट हमेशा याद होनी चाहिए। मैंने आपको सीधा कहा कि आपको क्या करना होगा, एग्जाम क्वालिफाई करना है दोस्तों, ये सब याद होना चाहिए। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद इसकी कार्यशक्ति के बारे में बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद आगे पढ़ाता हूं। जो ध्यान देखना, राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियां, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि इसकी कार्य और शक्तियां क्या है दोस्तों। पूरे पॉइंट को आपको ये पॉइंट ये समझ में आना चाहिए कि क्या हो सकता है। देखना, जो राज्यसभा है, ध्यान समझना दोस्तों, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, संशोधन करती है, संविधान में क्या करती है, संशोधन करती है, तथा इसकी बिना सहमति से कोई भी विधेयक, कानून नहीं बन सकता है। अगर दोस्तों कह दे कि क्या आप ये बताइए कि बिना राज्यसभा के लोकसभा क्या कानून बना सकती है, तो इसके बिना अनुमति के कानून नहीं बना सकती है। ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि हाँ कैसे क्या होना चाहिए। आपको ये पॉइंट और याद रखना कि जो अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत केवल राज्यसभा को
भारतीय अखिल सेवाओं का सृजन करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 312 के तहत केवल राज्यसभा को भारतीय अखिल सेवा का सृजन करने का अधिकार प्राप्त है। यानी जो सिविल सेवा का सृजन करने का पूरा अगर अधिकार है तो राज्यसभा को है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 312 के तहत दोस्तों आपको होगा क्या कि राज्यसभा को ये आपका भारतीय अखिल सेवा का सृजन करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, तुरंत आगे बढ़ाएं। बात समझ गए दोस्तों? एक चीज और ध्यान देना कि जो राज्यसभा का है, ध्यान देखना यहाँ अनुच्छेद जो आपका एक कंडीशन ये बनती है दोस्तों कि अनुच्छेद 249 जो होता है दोस्तों, अनुच्छेद क्या होता है? 249। ध्यान से देखना है, जो अनुच्छेद 249 होता है, अनुच्छेद 249 के तहत ध्यान देखना, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकता है। राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकता है कौन? ध्यान से देखना, मैं मेरा जो बताने का उद्देश्य है, अनुच्छेद 249 के तहत जो राज्यसभा को राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकता है, अर्थात वो बता सकता है कि राष्ट्रीय महत्व के बारे में क्या से क्या होता है, यानी कि अपनी राज्य सूची में वो पूरा परिवर्तन कर सकता है। और राज्यसभा ने अपने इस अधिकार का जो प्रयोग किया था दोस्तों, 2 बार किया था। यानी कि इस अधिकार का जो प्रयोग किया था राज्यसभा ने अपने इस अधिकार का प्रयोग 2 बार कर चुका है। 2 बार कर चुका है। और कब कब किया है? एक बार 1952 में और वह 1986 में। आपका ये सन पूछता है दोस्तों, ये सन आपको याद होना चाहिए। यानी कि ध्यान समझना यह है कि यानी कौन सा आपका परिवर्तन करता है दोस्तों, ये पॉइंट आपको पूरा याद होना चाहिए दोस्तों। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप क्या कब करते हैं तो राज्यसभा की पूरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए दोस्तों। फिर देखो ध्यान से, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। ध्यान सुनिए, अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा क्या लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तो हाँ, और महाभियोग प्रक्रिया में भी राज्यसभा लोकसभा के साथ रहती है। मतलब इनके सदस्य यानी कि महाभियोग जब प्रक्रिया लाई जाती है तो उस समय भी राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के साथ रहते हैं, अर्थात अपने मत का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये पूरी पॉइंट समझे दोस्तों, इसकी शक्ति क्या है, पूरा पॉइंट आपको समझ में आया दोस्तों।
अगर समझ में आ गया हो दोस्तों तो मुझे बताइए पूरी पॉइंट आपको समझ में आई है कि नहीं। देखिएगा, आपको ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ये पॉइंट, नीचे वाली पॉइंट समझ में आ गई। देखो, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं इसमें कि अगर मान लो राष्ट्रीय आपातकाल आ गया, राष्ट्रीय पति या राष्ट्रीय आपातकाल लिखता हूं मैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल अगर 1 माह से ज्यादा होगा तो राज्यसभा लोकसभा के अनुमोदन पर विचार करेगा, लोकसभा के अनुमोदन पर विचार करेगा, अनुमोदन पर विचार करेगा। देखो मैंने क्या क्या बताया दोस्तों, पूरी पॉइंट समझना कि जो राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या है। तो राज्यसभा की जो शक्तियां हैं दोस्तों, आपका ये पॉइंट आपका विशेष महत्व रखता है कि राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या है। पहले मैंने बताया आपका कि जो राज्यसभा होती है वो लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, कानून में संशोधन करती है, और जब कोई भी विधेयक क्या होता है पारित होता है, उसे राज्यसभा की अनुमति लेने पर ही उसे कानून का दर्जा दिया जाएगा। मैंने इतनी पॉइंट आपको क्या किया इसमें बताया दोस्तों। आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि नहीं क्या क्या है। तो अब फिर इसके बाद मैंने दोस्तों इसमें बताया अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकता है, यानी राष्ट्रीय महत्व के बारे में बता सकता है। इतने पॉइंट बताए। फिर मैंने ये बताया कि अनुच्छेद 312, जो अनुच्छेद 312 है दोस्तों, मैंने ये बताया कि अनुच्छेद 312 के तहत आपका जो आपका राज्यसभा है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है, यानी कि किसका सृजन करता है, आईएएस में आपको जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं के अधिकतम देखते हैं कि पॉइंटों के यहाँ पर भी बना दिया जाता है कि लोकसभा में यानी कि राज्यसभा के भी कंडीशन को ये बनाए रखता है। तो हमें ये पूछा कि मैंने जब राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो उसके 1 माह के बाद लोकसभा से विचार करने के लिए उसके सदस्य जा सकते हैं और उस पर अनुमोदन कर सकते हैं, यानी विचार कर सकते हैं। ये था किसका। फिर मैंने बताया कि महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा लोकसभा के साथ रहती है, तब बहुमत का प्रयोग होना चाहिए। फिर मैंने बताया राज्यसभा ने अपने जो अधिकार था 249 इसका कब कब प्रयोग किया था, 1952 में और 1986। पूरी पॉइंट समझे दोस्तों। ये बात जो मैंने राज्यसभा के बारे में बताया, महान्यायवादी के बारे में बताया, संसद के बारे में बताया, क्या पूरी बात आपको समझ में आई दोस्तों? अगर पूरी बात समझ में आई दोस्तों तो अगली क्लास हम कल देखेंगे दोस्तों। आज के लिए मैं आपका क्लास इतना ही रहने देता हूं दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को अब जारी रखिए। देखिए मेरा एक है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, नहीं तो फिर इसके बाद बात खत्म हो जाएगी। जब तक जुनून है तब तक अपनी पढ़ाई कर लो, जिस दिन ये जुनून खत्म हो जाएगा तो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा यही करता हूं अपनी पढ़ाई को अब जारी रखे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, और आपका जो सेशन है आपका ऐसे ही चलते रहेगा। आपको एग्जाम में मैं आपका ज्यादा से ज्यादा सहयोग करूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।